देखिए राजीव जी, मैं मनोवैज्ञानिक नहीं हूं, लेकिन मैंने अपने एक साइकिट्रिस्ट फ्रेंड से पूछा कि अगर किसी को यह लगना शुरू हो जाए कि सब उसके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, दी गार्जियन भी उसके खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है, बीबीसी भी उसके खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है, सिटी बैंक भी कर रहा है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड भी कर रहा है, तो इस बीमारी को क्या कहते हैं? उसने कहा इस बीमारी को सीजनोफीनिया कहते हैं। फिर मैंने उससे पूछा कि अगर किसी को लगे कि पूरे विश्व में हमारा डंका बज रहा है और 15 दिन के बाद कहे कि पूरा विश्व का हमारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है, और यहां तक कहे कि अमेरिका चीन की मदद हमारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है, जबकि हमारा सामान्य ज्ञान यह कहता है कि अमेरिका और चीन एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी हैं और अमेरिका हिंदुस्तान को इसलिए बढ़ाना चाहता है कि चीन के सामने वो एक शक्ति खड़ा करना चाहता है। तो उसने कहा कि शारीरिक मूवमेंट होता है, ये ऑटिक डिसऑर्डर है। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि ये वास्तविकता में बात क्या हो रही है। देखिए, किसी विदेशी निवेशक का यह अधिकार है, क्योंकि जो अदानी का प्रकरण है ये केवल भारतीय निवेशकों का प्रश्न है, ये विश्व के निवेशकों का प्रश्न है। और अगर एक बहुत बड़ा निवेशक, एक बहुत बड़ा विश्व का निवेशक अगर अपनी राय प्रकट कर रहा है कि ये जो प्रकरण है इससे हिंदुस्तान की कॉर्पोरेट गवर्नेंस, हिंदुस्तान का जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है उसके डगमगाने की, चरमराने की संभावना है, और जिस प्रकार से मैसेजिंग पूरे वर्ल्ड में जा रही है कि हिंदुस्तान के अंदर लोकतांत्रिक मूल्य का हनन हो रहा है, धर्मनिरपेक्षता का हनन हो रहा है, तो ये उसका है। हम भी चीन के बारे में टिप्पणी करते हैं, हम भी बाइडेन के बारे में टिप्पणी करते हैं, हम भी अमेरिका और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के खिलाफ भी हम बोलते हैं। यह हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। तो लोकतंत्र का मतलब ये नहीं है कि आपके देश के ही लोगों को लोकतांत्रिक अधिकार है, विश्व के हर व्यक्ति को अपनी राय को प्रकट करने का अधिकार है। अगर ये सोरोस कह रहे हैं कि लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर जो उनसे प्रश्न पूछे गए प्रधानमंत्री के, लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने के लिए प्रधानमंत्री को उसका जवाब देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। ये तो लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन नहीं है। लेकिन अगर स्मृति ईरानी जी को यह लगता है कि अगर जॉन सोरोस जो एक विदेशी निवेशक हैं, जो अपनी आमदनी का 60% दान दक्षिणा में खर्च करते हैं, ऐसा व्यक्ति भी अंदरूनी मामले में हस्तक्षेप कर रहा है, तो कल स्मृति ईरानी ये ना कहने लगे कि ईरानी के शेयर बेच रहे हैं वो देश विरोधी हैं, शॉर्ट पोजीशन ले रहे हैं वो देश विरोधी हैं, केवल वही देशभक्त माने जाएंगे जो अडानी के शेयर्स को खरीद रहे हैं। अरे ये कैसी आस्पद बात कर रहे हैं। और मैं जयराम रमेश जी के भी वक्तव्य से, उनके ट्वीट से पूर्णतः असहमत हूं। उन्होंने बिल्कुल गलत बात कही है, क्योंकि ये उनका, जॉर्ज सोरोस का लोकतांत्रिक अधिकार है। उनका करने के लिए हमारे देशतांत्रिक मूल्यों का प्रतिस्थापना करनी चाहिए लोकसभा के अंदर, और अंदर मोदी जी को अडानी प्रकरण की जवाब देना चाहिए और जेपीसी की जांच कराइए। और सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पे मोहर लगा दी है कि कमेटी आप नहीं बनाएंगे, कमेटी हम बनाएंगे। इसका मतलब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह समझ लिया है देश की अस्मिता, देश के लोक मूल्यों के लिए आवश्यक कि एक कमेटी हो, और वो कमेटी, क्योंकि हमें पूरे देश में जो अपनी एक प्रतिष्ठा है उसको कायम कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने भी समझ लिया है, विदेशी निवेशक भी समझ रहे हैं, विदेशी जो वित्तीय संस्थाएं वो भी समझ रहे हैं, सारे जी को लग रहा है कि सब उनके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। तो वास्तविकता में ये एक बीमारी के लक्षण है, ऐसे बीमारी से बचना चाहिए। वो माननीय मंत्री जी हमारी बहुत सम्मानित हैं और हमारे लोकतांत्रिक रूप से हमने उन्हें चुना जरूर है, लेकिन लोकतांत्रिक रूप से अभी वो नहीं जॉन सोरोस कह रहे हैं कि अभी हम सरकार को गिरा देंगे। वो कह रहे हैं 2024 में ये हमारे लोकतांत्रिक अधिकार हैं, ये हिंदुस्तानियों के लोकतांत्रिक अधिकार हैं, 140 करोड़ लोगों के लोकतांत्रिक अधिकार हैं। ये जिसको चाहेंगे जिताएंगे, जिसको चाहेंगे हराएंगे। अगर अडानी प्रकरण में यह सिद्ध हो जाता है कि हिंडनबर्ग ने गलत रिपोर्ट दी थी, अडानी जी ने कोई गलत नहीं की, तो हम मोदी जी को वोट करेंगे, मोदी जी जीत जाएंगे। लेकिन अगर मोदी जी जांच नहीं बिठाएंगे, हिंडनबर्ग के केवल आलोचना करेंगे, उसको देश विरोधी बताएंगे, जो भी अडानी के खिलाफ बोलेगा देश विरोधी बताएंगे, तो हमारी बात है कि हम ये चाहेंगे कि ऐसी सरकार न रहे और विपक्ष में जो भी उनको टक्कर देगा हम उसको जिताएंगे। ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। तो जॉन सोरोस ने कोई गलत बात नहीं की, वित्तीय संस्थानों ने, विदेशी कोई नहीं की, जो शेयर्स को बेच रहे हैं उन्होंने कोई गलत बात नहीं कही। बेचना और खरीदना ये व्यक्तिगत अपनी अवस्थापना है और इसमें कोई देश विरोधी और देश समर्थन वाली बात नहीं है। तो इस प्रकार की जो प्रलाप है उससे नेताओं को बचना चाहिए और जो हमारे देश के मूल और हमारे देश की जो प्रतिष्ठा है उसको विश्व में नहीं गिराना चाहिए। राजीव जी होगा।
क्या ये हिंदू राष्ट्र ऐसा के अंदर दलितों को पेड़ से बांध के पीटा जाएगा? क्या ये हिंदू राष्ट्र ऐसा होगा जहां दलितों को घोड़े पे चढ़ के बारात नहीं निकालने दी जाएगी? क्या ये ऐसा होगा कि ब्राह्मण बेटी और उसकी मां विरोध करेंगे, झोपड़ी के अंदर जलने के बावजूद उन्हें बुलडोजर से कुचल दिया जाएगा? क्या ये हिंदू राष्ट्र ऐसा होगा जहां पे लखीमपुर खीरी में एक मंत्री का जो हिंदू कथित हिंदू मंत्री का पुत्र होगा वो हिंदू और सिख को रौंद देगा? क्या ये हिंदू राष्ट्र ऐसा होगा कि हरदोई के अंदर जहां पे दलित बेटी को रात को 12 बजे बिना उसके माता पिता की परमिशन में केरोसिन छिड़क के जला दिया जाएगा? ये हिंदू राष्ट्र कैसा होगा? अब हिंदू राष्ट्र, चलिए मैं हिंदू राष्ट्र बात अपना पृष्ठभूमि बताता हूं। मेरा ननिहाल आर्य समाजी है, मेरा ददिहाल सनातनी है, मेरी पत्नी शैव है और मैं वैष्णव हूं। प्रश्न यह है कि मेरे ननिहाल में मूर्ति पूजा नहीं होती और आर्य समाज जो है वो कुछ वर्षों पहले बना है, सनातन धर्म बहुत पुराना है, तो क्या वही हिंदू माना जाएगा, वही सनातनी माना जाएगा जो मूर्ति पूजा करता है? मैं मूर्ति पूजा करता हूं लेकिन मेरे ननिहाल में मूर्ति पूजा नहीं होती, तो क्या उनको हिंदू नहीं? तो प्रश्न यह है, ये कैसा हिंदू राष्ट्र बनेगा जिसमें 40% इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस कम होने के बावजूद पेट्रोल और डीजल के कम नहीं होंगे? ये ऐसा हिंदू राष्ट्र बनेगा क्या? ये ऐसा हिंदू राष्ट्र बनेगा कि जब से हिंदू राष्ट्र बनने की प्रक्रिया शुरू हुई है तब से महंगाई अपने उच्चतम स्तर पे है, बेरोजगारी अपने उच्चतम स्तर पे है। ये कैसा हिंदू राष्ट्र बनेगा जिसमें दिल्ली के किनारे लाखों किसान भूखे प्यासे गर्मी बरसात जाड़े में बैठे रहेंगे, उनके चारों तरफ तार के कटीले वो बना दिए जाएंगे और 13 महीने के बाद निर्णय लिया है आप उसको वापस ले लेंगे? ये क्या ऐसा हिंदू राष्ट्र बनेगा जिसमें हमारे 21-22 साल के बच्चों को 4 साल के नौकरी के बाद रिटायर कर दिया जाएगा? ये कैसा हिंदू राष्ट्र बनेगा? और इस हिंदू राष्ट्र में जो हम लोग कल्पना कर रहे हैं, ये बताएं हिंदू राष्ट्र या सनातन राष्ट्र बनेगा, सनातन धर्म बनेगा? क्या मूर्ति पूजा करना सबके लिए आवश्यक होगा? तो जो लोग नास्तिक हैं या जो सिख हैं जो मूर्ति पूजा नहीं करते, क्या उनका देश में क्या स्थान होगा? जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने 22 कस्में खिलाई थी और जो प्रतिज्ञा कराई थी जिसमें उन्होंने मूर्ति पूजा के विरोध में बात की थी, क्या वो हिंदू माने जाएंगे या नहीं माने जाएंगे? केवल चुनाव में ही दलित और बैकवर्ड हिंदू माने जाएंगे और उसके बाद उनको घोड़ी पे नहीं चढ़ने देंगे, उनको कोड़ों से पीटा जाएगा? तो कैसा हिंदू राष्ट्र बनेगा? किसी भक्तों की एक टोली को एक दिन राजीव जी अपने पैनल में बुलाएं और उनसे पूछा ये हिंदू राष्ट्र की कैसी परिकल्पना होगी? क्योंकि मेरी परिकल्पना यह है, क्योंकि मैं सच्चा हिंदू हूं, अच्छा सनातन धर्मी हूं, मैं ये मानता हूं कि हम सबको मिलजुल कर सभी धर्मों का सम्मान करके, जो मेरा सनातन धर्म मुझको सिखाता है, जो मेरे भगवान कृष्ण और राम ने सिखाया है, शबरी के बेर भी उन्होंने खाए हैं, उन्होंने जो केवट थे उसको भी गले लगाया है, तो मैं उस हिंदुत्व और सनातन धर्म की बात करता हूं। मैं लिंचिंग करने वाले, कोड़ों से मारने वाले, पेड़ से पीटने वाले, लड़की को जला देने वाले, उनको रेप करके उनको एमएलए और एमपी बनाने वालों को मैं हिंदू मानता ही नहीं, वो हिंदू विरोधी हैं। मैं हिंदू हूं और मेरे जैसे लोग हिंदू हैं जो एक ढोंगित्व है उसके खिलाफत कर रहे हैं। तो ये लड़ाई हिंदुत्व और ढोंगित्व की है, ये हिंदू राष्ट्र की स्थापना नहीं करना चाहते, ये ढोंगित्व राष्ट्र की स्थापना राजीव जी करना चाहते हैं। मीनू जैन जी क्या कहेंगे आप, क्योंकि